हेलो एवरीवन, मैं फिर आया एक नया वीडियो लेकर। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो कि जीओसी का पहला टॉपिक है, उसके बाद आज मैं दूसरा वीडियो के ऊपर बात करूँ जो कि पार्ट 2 रहेगा। एक बार हम क्या करते हैं ना, हम कुछ क्वेश्चन और लेके आए थे कल के जो क्लास था मेरा इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बेसिस पे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि विच शोज माइनस आई इफेक्ट। तो ये आपके पास ऑप्शन हो गया, अगर आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये 3 ऑप्शन है, तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा वाला जो ऑप्शन है जो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है। आप बता सकते हैं कि आखिर इनमें से कौन सा वाला है जो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। देखिए इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है कि अगर सिर्फ नंबर ऑफ क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और यहाँ पे क्या है, साइक्लोपेंटेन है। तो क्या है आखिर इसमें डिफरेंस? इन तीनों में तो सिमिलैरिटीज है, बस अंतर तो सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन का। यहाँ पे 3 कार्बन वाला है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो आपको मैं बता दूं, नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कार्बन यदि बढ़ेगा तो उसका माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आंसर्स का क्या हो जाएगा, पहले सी ऑप्शन होगा, पहले क्या होगा सी, फिर बी और फिर ए हो जाएगा। तो हमारा नहीं आ रहा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वाला कंपाउंड जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो आप यहाँ से एक दिमाग में एक बात रखना, इस केस में माइनस आई इफेक्ट डिटरमाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि रिंग में दिया हुआ है, रिंग में दिया हुआ है। तो इनमें ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा याद रखना कि जो साइक्लो में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इसे हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, इसको मैं साइक्लोब्यूटेन, इसको मैं साइक्लोपेंटेन कहूंगा, राइट। परंतु इनमें माइनस आई इफेक्ट साइक्लोपेंटेन शो करेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रहेगा एज कंपेयर टू दी 3 और 4, क्योंकि कार्बन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं एज कंपेयर, इनके आपस में कंपैरिजन करूंगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। किसी को कुछ पूछना तो बता सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप बोर्ड पे लिखा है, ये भी सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसमें भी क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि which one show minus I effect, इनमें से कौन सा जो है which one shows minus I effect। यहाँ पे आपको माइनस आई इफेक्ट शो करना, कौन सा ज्यादा कर रहा है वो दिखाना है। साथ ही आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट के केस में, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे अंतर क्या है, देखो कॉमन भी तो कार्बन सब में है, ठीक है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट बेटा हाइड्रोजन का है, डी का है और टी का है। आपको मैं बता दूं ये HDT क्या होता है। एक्चुअली अगर आपने कभी हाइड्रोजन के आइसोटोप पढ़े होंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप यदि पढ़े होंगे तो उसमें क्या था, 1H1 था, एक 1H2 था और एक 1H3 है। तो 1H1 को तो प्रोटियम यानी H ही कहते हैं, ठीक है। 1H2 को हम कहते हैं ड्यूटेरियम, क्या कहते हैं बेटा, ड्यूटेरियम कहते हैं। और 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम कहते हैं, ठीक है बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका इन तीनों की कंपेयर करेंगे तो इसके जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मान एक ही होगा, यहाँ पे उससे ज्यादा। आपको पता नहीं ये क्या एटॉमिक मास दिया है, क्या दिया बेटा, एटॉमिक मास दिया, और ये क्या एटॉमिक नंबर। आइसोटोप का डेफिनेशन क्या होता है कि वे ग्रुप ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्व का वहां समूह जिनमें क्या होता है, परमाणु तो समान होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, परंतु एटॉमिक भार क्या है, डिफरेंट होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक भार, इसके क्या एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट है। तो उस केस में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मास किसका होगा, ट्राइटियम का होगा। अगर उसका मास ज्यादा हो रहा है तो इन तीनों की तुलना में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़े। मास किस पे डिपेंड करता है, आप बता सकते हैं, मास डिपेंड करता है किसी भी परमाणु के, किसी भी एटॉम के केंद्रक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड करता है। एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास डिपेंड करता है किसी परमाणु के केंद्र में, परमाणु के न्यूक्लियस में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर। यानी न्यूट्रॉन की संख्या यदि बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। तो उस केस में सेम एलिमेंट आपको लग रहा है हाइड्रोजन है, परंतु इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। उस एटॉमिक मास के बढ़ने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। और उस केस में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट तो आपका टी शो करेगा, फिर डी और फिर फाइनली हाइड्रोजन शो करेगा, राइट। तो आप इसको देख सकते हो, इसमें ऑर्डर क्या होगा, पहले सी करेंगे, फिर बी और फिर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपका ऑर्डर हो गया। पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन था आपके इंडक्टिव इफेक्ट का। अब हम आज नया टॉपिक पे बात करूंगा
जो कि कल हम पढ़ के रहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड का पहला टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट था, उसका दूसरा टॉपिक की बात हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको कि हम ई इफेक्ट भी कह सकते हैं, इसको हम जनरली क्या कहते हैं बेटा, ई इफेक्ट कहते हैं, ई, ठीक है, इसको हम जनरली कहेंगे ई इफेक्ट। अब चूंकि अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर हम इस इलेक्ट्रो और मैरिक को बांट दे तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि कहीं इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और यहाँ पे मैरिक का क्या मतलब है, जो इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैरिक का मतलब है वो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्थिर नहीं रहता है, बल्कि वो क्या होता है, ट्रांसफर करता रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, एक आपने इंडक्टिव पढ़ा जो कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट हो रहा था, यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। कल की क्लास में और आज की क्लास में फर्क इतना है कि कल की क्लास में हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे थे ना, सिग्मा बॉन्ड वो बे बॉन्ड्स होते हैं जो सिंगली होते हैं, राइट। आज हम जिस बॉन्ड के बारे में बात करें वो क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी क्या देखेंगे बच्चों, डेफिनेशन देखेंगे हम सबसे पहले। तो डेफिनेशन देख सकते हैं आप, डेफिनेशन ये है, देखो क्या कह रहा है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन पे कभी भी कोई भी आप रिएक्शन लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ये C डबल बॉन्ड C है, राइट। तो आपको पता है कि पहला वाला बॉन्ड क्या है, सिग्मा, और दूसरा वाला क्या है, पाई, ठीक है। कल के केस में हमने क्या देखा था, सिग्मा की बात कर रहे थे, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड है। आज के केस में क्या कह रहे हैं, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, आप लोग लिख सकते हैं इस डेफिनेशंस को। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स from one atom to another atom, यानी किसी एक परमाणु से किसी दूसरे परमाणु पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट। यानी ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, मान लेते हैं, इसको देखिए ध्यान से देखिए, मैं फिर से समझा दूं, ये C डबल बॉन्ड C है, राइट। और ये जो डेफिनेशन कह रहा है, डेफिनेशन को समझिए, डेफिनेशन कह रहा है जो पाई इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा बेटा, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये यहां पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट, यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो है क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है। अच्छा, तो कैसे होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटॉम टू अनदर एटॉम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रीजन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अटैकिंग रीजन। भाई आखिर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों करेगा, अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो अनस्टेबल बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्यों ट्रांसफर करेगा, यानी कि वो ट्रांसफर तभी करेगा जब कोई उसके सामने अटैकिंग रीजन होगा। क्या होगा, अब वो अटैकिंग रीजन क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। अटैकिंग रीजन मोस्टली दो प्रकार के हो सकते हैं। अटैकिंग रीजन मोस्टली कैसे प्रकार के होंगे बेटा, दो प्रकार के होंगे। वो कैसे, जो अटैकिंग रीजन आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई जेड, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, पहले आप पूरा इस प्रोसेस को समझ लीजिए कि ये मान लीजिए मेरा डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास Z को मैंने मान लिया, Z को मैंने मान लिया, ये हमारा क्या बेटा अटैकिंग रीजन हो गया, ठीक है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो मेरा पाई इलेक्ट्रॉन है उसका क्या करना है, हमको ट्रांसफर करना है, हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसकी प्रेजेंस में, इस अटैकिंग रीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे Z लग जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कंप्लीट ट्रांसफर हो गए इधर, समझ नहीं आ रहा। अगर अब ये स्टेबल है, क्योंकि आपको मैं बता दूं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में सबसे स्टेबल बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है बेटा, ये एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू होता है। कैसे होता है बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू होता है, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा कहूं कि कुछ इस तरीके से इसका ओवरलैपिंग होता है, यानी मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है। और पाई बॉन्ड में क्या होता है बेटा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है, जो कि कम, क्या होता है बेटा, कम ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग जब कम होगी, पाई बॉन्ड की जब ओवरलैपिंग कम होगी, तो ऑब्वियसली बात वो बॉन्ड उतना कम स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा। आप ये बात समझ जाओगे। तो इस केस में सिग्मा और पाई के केस में अगर आप स्टेबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ, ठीक। तो अब आप समझ में आ गया कि इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये पाई बॉन्ड से सिग्मा में कन्वर्ट हो गया, और यही हमारा डेफिनेशन है। डेफिनेशन फिर समझ लीजिए, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटॉम टू द अनदर एटॉम,
वन एटॉम टू अनदर एटॉम, और वो किसकी वजह से, फ्रॉम बाय एनी अटैकिंग रिएजेंट्स इज कॉल्ड, ये हमारा डेफिनेशन है, ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बात समझ रहे नहीं? अब याद रखना, दिस इफेक्ट इज टेम्पोररी इफेक्ट। जैसे कि हमने कल क्या पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था हमारा, परमानेंट इफेक्ट था, क्योंकि वो एवरी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में काम कर रहे थे, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है। परंतु इसका केस देखो ना, यहाँ टेम्पोररी इफेक्ट क्यों क्या गया भाई, ये तब तक ट्रांसफर नहीं करेगा अपना पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तब तक नहीं होगा जब तक कोई अटैकिंग रिजल्ट्स ना आए। भाई क्यों अपना ट्रांसफर कराएगा पाई इलेक्ट्रॉन का, कोई अटैकिंग रिजल्ट होगा तभी तो वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराएगा। तभी यहां पे लिखा गया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तभी पाया जाएगा, जो कह रहे इट अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इट अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग एजेंट, यानी अटैकिंग एजेंट के प्रभाव से, अटैकिंग एजेंट्स के प्रभाव से ही ये पाई इलेक्ट्रॉन का एक एटॉम से दूसरे एटॉम में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट खेल अब हम देखेंगे अटैकिंग रीजन्स का। किसका रीजन देखेंगे, अटैकिंग रीजन्स का। देखो अटैकिंग रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो कर देंगे, हम क्या करेंगे बच्चे, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हम कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हमें इस बात से आ रही है कि आखिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि जो हमारा अटैकिंग रीजन है, बेटा ध्यान समझो, ये हमारा जो अटैकिंग रीजन होता है, जो हमारा अटैकिंग रीजन होगा उसके अंदर दो नेचर हो सकता है। दो नेचर का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि ये मेरा अटैकिंग रीजन हो गया और ये भी मेरा अटैकिंग रीजन हो गया। जो मेरा अटैकिंग रीजन्स होंगे वो बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार। या तो कुछ ऐसे अटैकिंग रीजन्स होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भाई, डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ई पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? या तो मेरे पास जो अटैकिंग रिएजेंट्स होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो अटैकिंग रीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो तुम खुद अपना दिमाग लगा सकते हो कि ये है, ध्यान देना पड़ेगा, ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है, और आपका ये अटैकिंग रीजन क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आ गया। और इस केस में क्या होगा, देखो जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा अटैकिंग रीजन के प्रेजेंस में, तो ये मान लो अगर ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, अगर इधर ट्रांसफर हुआ तो खुद से सोचो क्या बनेगा, ये ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान दो, यह नेगेटिव नहीं बन जाएगा, देखो हाँ यार, और यहां ऐसा नहीं बन जाएगा, बोला यस और नो, समझ में आया? क्योंकि देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर ट्रांसफर हुआ। अब आप खुद सोचेंगे कि ये जो मेरा अटैकिंग रीजन वो कहां अटैक करेगा, बताओ भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हम ऐसे अटैकिंग रीजन्स की बात कर रहे हैं वर्तमान में जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो उस कार्बन पर, डबल बॉन्ड पे उस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन बोलो ज्यादा हो। तो इन दोनों कार्बन में किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जहां पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, केमिस्ट्री भाषा में नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है उसके पास अपने जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। आप कभी भी देखना Cl ऐसे लिखा जाएगा, राइट, अगर Cl ऐसे लिखा गया तो मतलब उसके पास जितना होना चाहिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए सोडियम ऐसे लिखा जाता है, हाँ यार, और इसके पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसका जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे कम। कितना कम भाई, एक कम। कितना ज्यादा भाई, एक ज्यादा। दो ज्यादा हो तो 2 नेगेटिव, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो 2 पॉजिटिव। मेरी बात समझ आ रहा है? तो अब आप इतनी बात तो समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक्चुअली ट्रांसफर करता है पाई इलेक्ट्रॉन का, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटॉम टू द अनदर एटॉम, किसकी वजह से, बाय द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। अब वो अटैकिंग रिएजेंट मैंने बता दिया, पहला केस कि उसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी। तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो वो डबल बॉन्ड का ट्रांसफर तो कराएगा पर खुद भी तो जगह अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो अगर मैं कहूं एक अटैकिंग रीजन मेरा ये हो गया, अब दूसरा अटैकिंग क्या हो सकता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच से क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन रिच से मतलब कि हमारे पास ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स आएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, बोलो ज्यादा हो।
इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, यानी उसको हम Nu नेगेटिव के फॉर्म में लिखा रहे, ठीक है। हालांकि जनरली हम इसको आम भाषा में इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिसे हम इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसे इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में उसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, तभी तो। अब खुद फिर से देखो, मान लो ये मेरा डबल बॉन्ड हो गया, हाँ यार। अब मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होना ही है, इसकी किसके इन्फ्लुएंस में होगा? न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस, क्योंकि एक अटैकिंग रीजन है। तो मान लो इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, खुद से सोचो तो क्या बनेगा। ये है आपका, ये नेगेटिव हो गया, यहां पे क्या बन गया देखो, पॉजिटिव बन गया। अब आप स्वयं सोचिए नेगेटिव कहां अटैक करेगा? नेगेटिव में करेगा क्या? नेगेटिव में नहीं करेगा। क्यों नहीं कर सकता नेगेटिव में? क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करते हैं। भाई ये भी इलेक्ट्रॉन डेंस है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंस है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंस आपस में रिपल्शन शुरू कर देगा। इसलिए इसके लिए जो सफिशिएंट और बढ़िया सुटेबल पोजीशंस है वो कौन सा जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये आसानी से आगे यहां पे अटैक कर देगा। क्लियर हुआ नहीं वो कॉन्सेप्ट? चलिए अब आगे देखिए। तो ये तो आपने अभी तक, क्योंकि आपको बिना अटैकिंग रीजन समझ के, आप अगर अटैकिंग रीजन नहीं समझेंगे तो फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी समझ नहीं पाएंगे। तो आप अटैकिंग रीजन समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं? जनरल बेटे दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। वन इज द पॉजिटिव, एक हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, और एक हम कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। क्योंकि माइनस को माइनस ना कहकर हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए, आपको लिख लेना चाहिए, आप लिख सकते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं आखिर क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, क्या है ये देखते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, इस बहुत इजी है। देखो, when the electrons of the pi bond, क्या लिखा बेटा? when the electrons of the pi bond, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कौन सा? ये आपको मैंने पहले बता दिया, सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो यहां पे क्या है? when the electrons of the pi bond, क्योंकि यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं? are transferred to the atom, ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर होगा नहीं होगा? transferred to the atom which attacking regions get attached। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं क्या है। कह रहा है कि जो मेरे पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो उस एटॉम के साथ होगा, वो जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो उस एटॉम को होगा ट्रांसफर जहां पे अटैकिंग रीजन आके जुड़ सकता है, जहां पे अटैकिंग रीजन आके जुड़ सकता है, जहां पे ये क्या हमारा क्या बोलो अटैकिंग रीजन, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पे ट्रांसफर कर दिया, सोचो डेफिनेशन देखो कैसे मैच करेगा। देखो यहां पे क्या नेगेटिव होगा। अब तो क्या कह रहा है? when the electrons of the pi bond are transferred to the atom, उस एटॉम में जाके which attacking region get attached, तो ये अटैकिंग रीजन कहां पे है? पाई इलेक्ट्रॉन उस एटॉम में ट्रांसफर होगा जहां पे आके अटैकिंग रीजन गेट अटैच, यानी अटैकिंग रीजन कहां लगेगा? उस कार्बन। बस समझ, अटैकिंग रीजन उस कार्बन पर अटैच होगा, या पाई इलेक्ट्रॉन उस एटॉम में जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस एटॉम में जाएगा जहां पे अटैकिंग रीजन आके जुड़ जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हुआ? इस कार्बन को हुआ, तो जुड़ेगा कहां पे? इसी कार्बन पे। यानी आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए H पॉजिटिव है तो वो कहां पे आएगा? यहां पे। समझ रहे हैं? इसी को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि हमारा जो अटैकिंग रीजन है वो पॉजिटिव है। हमारा जो अटैकिंग रीजन क्या है बेटा? पॉजिटिव, तो इसलिए इसको क्या कहा जाए? पॉजिटिव। अब देखो, अगर आप इसमें समझ चुके हैं, अब मैं इसका दूसरा डेफिनेशन बताता हूं। दूसरा सेम डेफिनेशन ऐसा ही रहेगा, इसमें सेम डेफिनेशन है। इसमें क्या है? when the electrons of pi bond same are transferred to the atom
ध्यान देना, उस एटॉम को ट्रांसफर होगा, उस एटॉम पर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा जहां पे अटैकिंग रीजन आके अटैच नहीं होगा, जहां पे अटैकिंग रीजन आके अटैच नहीं होगा। या आप कह सकते हैं कि अटैकिंग रीजन वहां अटैच होगा, अटैकिंग रीजन वहां अटैच होगा जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। समझ नहीं आया? तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? इसका डेफिनेशन ये हो सकता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द एटॉम अदर देन वन, यहां लिख देता हूं, यहां इसको मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पे आप लिख लेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू द एटॉम अदर देन, यहां पे लिखेंगे आप अदर देन attacking region get attached is called minus E effect, कुछ समझ आया नहीं? यहाँ पे क्या है अदर देन मतलब क्या है? अदर देन का मतलब ये सारी बात कि जहां पर अटैकिंग रीजन्स पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जहां पे होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जहां पे जिस एटॉम पे होगा उसको छोड़कर कहीं पे अटैक करेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सी डॉट सी, देखो बेटा ये है, और मेरे पास मान लीजिए हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यानी नेगेटिव है बेटा, क्या है नेगेटिव है। तो इधर मान लीजिए ट्रांसफर हो गया, हाँ है ना, तो बनेगा क्या, आप सोच यही बना के दिखा दो, मतलब ये सी ये हो गया, यहाँ पे तो क्या होगा नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे क्या है भाई पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला कहां पे आएगा, ठीक है, तो बनेगा क्या हमारा ये बन जाएगा, हाँ यार तो ये हमारा कुछ समझ आया नहीं है, कुछ समझ आया? तो ये प्रॉपर टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, क्या कमी रह जा रही है, आप कमेंट जरूर करिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए।